हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की यूपीएलटी ग्रेड की जो एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। जो आप लोग का यूथ का प्रैक्टिस सेट है, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगी, जिससे कि इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड वाला चल रहा है, जिसमें 35 क्वेश्चंस तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो से हम 36 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जो 2018 में पेपर हुआ था, तो उनको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन में प्रयोग मूल्यह्रास शब्द का अर्थ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक ह्रास, टैग परिसंपत्ति के बाजार भाव में गिरावट, परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में लागत का वितरण, स्थिर परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होती है, एसेट की जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। तो वही क्या हो जाता है, प्रयोग मूल्य में यहाँ पर जो उसके उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं हम, तो उसके मूल्य में कमी होती चली जाती है यूटिलाइज करने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहें तो बी वाला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा कि परिसंपत्ति के बाजार भाव। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में अगर समझें तो ये मतलब कहने का ये है कि जो एसेट होती है उसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाती है। आपके पास अगर बाइक है, आपने अभी परचेस करी है, आप 2-3 साल बाद देखेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मॉडल पुराना हो जाता है, उसका नई टेक्नोलॉजी की नई तरह की बाइक्स आने लगती हैं। धीरे-धीरे उसमें घिसावट भी होती है, टायर्स खराब होने लगेंगे, सब चीज़ें आ जाती हैं। इसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वृद्धि विधि एन्युटी मेथड जो है के अंतर्गत मूल्यह्रास की कुल राशि निर्धारित की जाती है। यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है उसको निकालने के कई मेथड्स होते हैं। यहाँ पर एन्युटी मेथड की बात करिए, वैसे जनरली जो यूज होता है वो आपका दो तरह के, एक स्ट्रेट लाइन वाला होता है और डिमिनिशिंग मेथड होता है। ये दो मेथड ही ज़्यादातर यूज होते हैं। यहाँ पर एन्युटी मेथड पूछा है, तो परिसंपत्ति की लागत में से अवशिष्ट मूल्य को घटाकर, परिसंपत्ति की लागत में से ब्याज की राशि को घटाकर, परिसंपत्ति की लागत एवं तब तक का ब्याज जोड़कर, परिसंपत्ति की लागत एवं अनुमानित मरम्मत की राशि को जोड़कर। तो कैसे हम मूल्य निर्धारित करते हैं, तो वो हो जाता है आपका कि परिसंपत्ति जो एसेट की कॉस्ट होती है, उसमें तब तक का ब्याज, जो इंटरेस्ट उस पर आ रहा होता है, उसको ऐड कर लिया जाता है और उस पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वर्ष अंकों का योग विधि में मूल्यह्रास की रकम प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, प्रतिवर्ष घटती जाती है, परिसंपत्ति की जीवन काल में स्थिर रहती है, पहले कुछ वर्ष तक स्थिर, उसके बाद घटती जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि योग विधि जो होती है, अंकों का योग विधि, वहाँ पर डिप्रिसिएशन का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर प्रतिवर्ष जो होती है, जो ह्रास की रकम जो होती है वो कम होती चली जाती है, घटती जाती है। एक आंसर हमारा 38, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जैसे-जैसे यूज़ करते जाते हैं उसकी एसेट की जो वैल्यू होती है कम होती चली जाती है, तो डिप्रिसिएशन की राशि भी घटती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल्यह्रास कोष विधि का प्रयोग किया जाता है, विनियोग के विक्रय पर किसी भी लाभानी को हस्तांतरित किया जाएगा। मूल्यह्रास कोष खाते में, परिसंपत्ति खाते में, लाभानी खाते में, मूल्यह्रास खाते में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जब डिप्रिसिएशन फंड बनाया जाता है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उसका कर दिया जाएगा, तो उस इन्वेस्टमेंट के विक्रय पर उसकी जो राशि होती है, किसी भी लाभानी को आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसको हम कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं, तो उसे हम हस्तांतरित करते हैं मूल्यह्रास कोष खाते में। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की लागत अवशिष्ट मूल्य व उपयोगी जीवन काल क्रमशः 20,000 रुपए, 2,000 रुपए व 3 वर्ष है। वर्ष अंकों का योग विधि सम ऑफ पेयर डिजिट मेथड के द्वारा पहले वर्ष में मूल्यह्रास की क्या रकम होगी, आपको वो निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है, एसेट की वैल्यू 20,000 की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2,000 की, और उसकी लाइफ जो दे रखी है वो 3 ईयर्स की दे रखी है। आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालना है पहले वर्ष का कि कितना होगा। तो यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए, तो जो लागत है उसमें से, यानी कि जो कॉस्ट दे रखी है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दिया जाता है और जितनी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं मल्टीप्लाई बाई उससे कर दिया जाएगा। नीचे क्या होगा, क्योंकि 3 ईयर है तो 1 + 2 + 3 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से आप माइनस करेंगे 20,000 में से 2,000
इंटू 3 अपॉन इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिप्रिसिएशन हमारा 9000 आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो इस तरह से जब भी आपको इस मेथड से निकालना होगा तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9000 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे आपके उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, तो यहाँ पर उसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट है, एक परिसंपत्ति 5 वर्ष के एक अनुमानित जीवन काल के साथ वर्ष अंकों का योग विधि द्वारा ह्रासित की जाती है। मूल ह्रास भिन्न फ्रैक्शन के दूसरे वर्ष में हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 5, 15, 10 या फिर 20। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, उसको निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि डिप्रिसिएशन जो हम निकालते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला ऐसे रहेगा। और यहाँ पर आपको जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है वो क्या होता है कि संपत्ति के जीवन को दर्शाने वाली इकाइयों का जोड़। तो जितने भी जीवन काल दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिख करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर संपत्ति की राशि हो गई, इंटू 4 कर लेंगे। 5 ईयर्स जो दे रखा था आपका, तो उसमें हम 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे कुछ इस तरह से। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 निकल करके आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो योग विधि द्वारा है तो वहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन जो बनता है तो उसमें डिनोमिनेटर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित मूल ह्रास खाते में होता है केवल नाम शेष, केवल जमा शेष, नाम का जमा शेष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसमें क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें क्या मेनली होता है, केवल जमा शेष होता है, यानी कि केवल क्या होता है, ओनली क्रेडिट बैलेंस निकल करके आता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, किसी में क्रेडिट बैलेंस रहता है, किसी में डेबिट बैलेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास की कौन सी विधि में परिसंपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है, वार्षिक वृत्त विधि में, बीमा पॉलिसी में, सरल रेखा में, ह्रास कोष विधि में। तो कौन सा मेथड जो होता है जिसमें एसेट की लागत, तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया ही था, कौन सा था, वो हो जाएगा हमारा वार्षिक वृत्त विधि, एन्युटी मेथड। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण में रोकड़ बही की बाकी लेने पर अंत में कौन सी बाकी निकलती है, रोकड़ बाकी, बैंक बाकी, अधिकश या फिर उसमें से कोई नहीं। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर जो कैश बुक होती है उसमें जो बैलेंस आता है उसको जब हम लेते हैं तो वहाँ पर कौन सा बैलेंस उसमें निकल के आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें आपका बैंक बाकी जो है उसको लिया जाता है, यानी कि जो कैश बुक आपकी 2 कॉलम की बनती है, कैश बुक कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं वो बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, जो बैंक कॉलम की बाकी होती है उसको लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, रोकड़ बही को बाकी लेने पर बैंक चार्ज जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। घटाया जाएगा, पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, कोई लेखा नहीं किया जाता। तो वहाँ पर बैंक जो चार्जेस ले रहा है उसको, कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पासबुक में तो चार्ज किए जाते हैं लेकिन हमारी जो कैश बुक होती है वहाँ पर हम नहीं दिखाते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इसे हम घटाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, बैंक बाकी लेने पर अधिविकर्ष पर ब्याज जुड़ता है या घटता है। तो वहाँ पर जो अधिविकर्ष यानी कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, इसे घटाया जाएगा क्योंकि एक्सपेंसिव है एक तरह से, तो इसे हम लेस करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है उसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। रोकड़ बही और पासबुक के बाकियों में अंतर ज्ञात करने के लिए, रोकड़ बही और खुदरा बही की बाकियों में अंतर ज्ञात करने के लिए, क्रय और विक्रय बही की बाकियों में अंतर जानने के लिए, या फिर क्रय वापसी और विक्रय वापसी बही की बाकियों में अंतर ज्ञात करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कैश बुक हमारी होती है और जो पासबुक होती है हमारी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है ये जानने के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक समाधान विवरण है, रोकड़ बही का भाग है, पासबुक का भाग है, बैंक द्वारा तैयार किया गया विवरण है, ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो आपके जो मेन अकाउंट्स होते हैं उसका हिस्सा नहीं होता। अगर कस्टमर या फिर ग्राहक जो होता है उसको नीड होती है तो वो उसको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो ग्राहक द्वारा किया जाता है, ना तो उसे बैंक तैयार करेगा, ना ही कोई ऑडिटर या कोई और। अगर कस्टमर जो है वो खुद, उसको आवश्यकता है, वो नीड है, वो देखना चाह रहा है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो उसे खुद प्रिपेयर करता है। एक आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ पुस्तक के नाम ऋणी पक्ष में दिए गए खातों की खतौनी की जाती है। ऋणी पक्ष में, धनी में या फिर ऋणी या धनी, किसी में भी इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ पुस्तक के नाम या ऋणी पक्ष में दिए गए खाते जो होते हैं, यानी कि जो डेबिट साइड में दिखाए गए हैं, उनको आप कहाँ पर जब अकाउंट्स बनाएँगे तो उनको कहाँ पर दिखाते हैं, किस साइड में दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनको हम धनी पक्ष में, तो सिंपल सा ही आपको पता ही है कि जो डेबिट में होता है उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है, जो क्रेडिट साइड में होता है उसको डेबिट साइड में जब अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो दिखाया जाता है। क्योंकि जो कैश बुक होती है, कैश बुक भी एक तरह से क्या है, जर्नल और लेजर दोनों ही माना जाता है कैश बुक को। चलिए नेक्स्ट है, क्रय खाता है, व्यक्तिगत संपत्ति खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो परचेजेस अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट है, बहुत ही सिंपल है। जो परचेजेस अकाउंट होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए आप लोग कि परचेजेस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान करता है लिखने वाला, धनराशि प्राप्त करने वाला, बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसका भुगतान कौन करेगा? तो ये जो प्रतिज्ञा पत्र होता है इसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ होती हैं, 2 ही पक्षकार होते हैं। तो इसका भुगतान कौन करेगा? सिंपल सी बात है, जो उसको लिख रहा होगा वही उसका भुगतान करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, विनिमय पत्र लिखा जाता है देनदार द्वारा, लेनदार द्वारा, बैंक द्वारा, सभी के द्वारा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विनय पत्र जो होता है, उसको कौन लिखता है? यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 3 पार्टीज़ होती हैं, 3 पक्षकार होते हैं। एक लेखक होता है, एक जो है जिसके नाम पे लिखा जा रहा है, वो जो है प्राप्त करने वाला, और तीसरा वो पक्षकार हो जाता है जो कि उसके बदले में चुका रहा होगा, जो कि मेनली जो होता है वो बैंक होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन लिखता है उसको, तो वो आपका हो जाएगा लेनदार द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है मीन्स क्या है, क्वेश्चन का ये है कि किस पर लिखा जाता है, तो जो जिसको कि प्राप्त होना है वो लेनदार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क की गणना की जाती है, जो रॉयल्टी होती है उसकी गणना की जाती है दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर, उत्पादन या बिक्री के आधार पर, वार्षिक आधार पर। तो यहाँ पर जो रॉयल्टी होती है उसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी या निकाली जाती है रॉयल्टी, तो उत्पादन या फिर बिक्री के आधार पर होता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगर जैसे कि माइनिंग वाला होता है या इस तरह से होता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन के बेसिस पे होता है। अगर बुक्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर सेल के बेसिस पे होता है, तो डिपेंड करता है अलग-अलग। चलिए नेक्स्ट है, न्यूनतम किराया निर्धारित करने का मूल उद्देश्य क्या है? भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना, भूस्वामी की आय से कमीशन लेना, मालिक की नियमित आय से ब्याज लेना, इनमें से कोई नहीं। जो मिनिमम रेंट होता है वो इसलिए डिसाइड किया जाता है जिससे कि किसी वर्ष रॉयल्टी अगर कम आती है, जैसे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो रॉयल्टी कम मिलेगी, तो वहाँ पर जो मिनिमम रेंट डिसाइड होता है उसका भुगतान किया जाए। तो जिससे कि क्या बनी रहेगी, जो भूस्वामी होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, उसकी एक निश्चित आय बनी रहे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार है कुल विक्रय, कुल लागत, परंपरानुसार, शासकीय नियमानुसार। तो यहाँ पर कॉपीराइट के अधिकार शुल्क जो होता है, जो कॉपीराइट होता है, जैसे कि कोई बुक आपने लिखी है उसको आप अपना कॉपीराइट करवा लेते हैं, तो कोई अगर उसको यूज करना चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या देना होगा, आपको कुछ धनराशि देनी होगी, वही क्या कहलाती है, अधिकार शुल्क, रॉयल्टी कहलाती है। तो यहाँ पर उसका निर्धारण जो होता है वो किस बेस पे किया जाता है, तो वो आपका कुल विक्रय हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोई बुक आप लिखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेल हो रही है उसके बेसिस पे होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति में जोखिम हस्तांतरित होता है अंतिम किस्त भुगतान करने पर, प्रथम किस्त भुगतान करने पर, 51% मूल्य भुगतान करने पर, 30% मूल्य भुगतान करने पर। तो जो आपका हायर परचेज मेथड होता है, वहाँ पर जो रिस्क होगा वो कब हस्तांतरित होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये एक उधार विक्रय की तरह होता है जो आपका हायर परचेज होता है। तो जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता तब तक जो संपत्ति एसेट होती है वो मेन जिसने सेल किया है, सेलर है, उसकी ही रहती है, वेंडर की रहती है। इसलिए लास्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका पेमेंट जब करते हैं तभी जोखिम हस्तांतरित होता है उस व्यक्ति पर जो परचेज कर रहा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, किस भुगतान पद्धति में किस्त का भुगतान किया जाता है, एक बार, बार-बार, साप्ताहिक, निश्चित समयांतर पर? सिंपल सी बात है, बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, कब किया जाएगा? इसमें निश्चित समयांतर पर किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित शाखाओं के संबंध में लाभ ज्ञात करने की विधियाँ हैं। यहाँ पर कह रहा है जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट निकालने के मेथड्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो वहाँ पर उसके 4 मेथड्स होते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शाखा ने मुख्य कार्यालय को, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस डेट को जो है ₹1000 भेजा, जो मुख्य कार्यालय को 3/1/2001 को प्राप्त हुआ।
लेकिन सूचना 31/12/2000 को प्राप्त हो गई थी। तो हेड ऑफिस की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी? यानी कि भेजा तो पहले गया था, लेकिन जो सूचना मिली है वो 31 दिसंबर यानी कि जो क्लोजिंग होती है उस टाइमिंग पे मिली है। तो अब हेड ऑफिस जो होता है वो पुस्तकों में क्या प्रविष्टि करेगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो नीचे आपको जनरल एंट्रीज दे रखी हैं। तो जो प्रविष्टि की जाएगी वो कैश इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट, क्योंकि मुख्य कार्यालय जो है वो अ, भेजा तो पहले गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ है वो बाद में हुआ है। मतलब उसकी सूचना बाद में मिली है उसको, तो गुड्स इन ट्रांजिट में हम उनको दिखा सकते हैं। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज को दिखाया जाता है पूंजी खाते में, आगम खाते में, शुद्ध आगम खाते में, सामान्य चिट्ठे में। तो जो ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो वो आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट जो बनता है हम वहां पर दिखाते हैं। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य क्या है? सिक्के, सिक्के व कागजी मुद्रा, मांग जमाएं, इनमें से सभी। आज के टाइम में अगर हम मनी की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, सिक्के भी, कागजी मुद्रा भी और मांग जमाएं भी होती है। M1 वाली जो M1 M2 इससे पहले के वीडियोस में क्वेश्चन से अटेंड हम करा भी चुके हैं, कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है रखी हुई सरकारी प्रतिभूतियों पर, नगद स्थिति पर, अतिरिक्त नकदी रिजर्व पर, बकाया आय तथा निवेश पर। यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कितना लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो वो उनकी नगद स्थिति, कितना उनके पास कैश है। इसी तरह जो CRR रखा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है उसको घटा बढ़ा करके उनकी लोन देने की क्षमता को जो रिजर्व बैंक होता है वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो इंपीरियल बैंक था उसको जब नेशनलाइज किया गया था तो वहां पर जो बैंक बनकर बना था वो कौन सा बैंक था, तो वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। 1955 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके बाद नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बना था। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था साख नियंत्रण हेतु, साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु, गरीबी कम करने हेतु, समाजवाद को बढ़ावा देने हेतु। तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण जो था वो किस लिए शुरू किया गया था, क्या रीजन था जो उन पर कंट्रोल किया जाए? तो साख को प्राथमिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित कर, यानी कि ये देखने के लिए कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसको ऐसी दिशाओं में दिया जाए जहाँ पर प्रायोरिटी है इस टाइम डेवलपमेंट होने की। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अगरडी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था निर्बल वर्गों की सहायता करने हेतु, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु, पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु, कृषि विकास। तो अगरडी बैंक योजना जो थी वो किस लिए स्टार्ट की गई थी, मेन रीजन क्या था उसका? उसका मेन रीजन था जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाना। तो एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्मित किया जाता है? आवर्ती जमाएं, सावधि जमाएं, मांग जमाएं, उपरोक्त सभी प्रकार की जमाएं। तो यहाँ पर जो चेक है वो किस तरह के डिपॉजिट जो होते हैं उसके विरुद्ध आप इशू कर सकते हैं। तो कौन से डिपॉजिट हो जाएंगे, जो मांग जमाएं होती हैं उनकी डिपॉजिट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी रहेगा। बाकी जो RD है, ये आपका आवर्ती जमाएं RD हो जाती है, सावधि जमाएं जो होती है फिक्स डिपॉजिट FD होती है, इनमें नहीं कर सकते जो मांग जमाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, भारत सरकार, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, वित्त सचिव, भारत सरकार। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे कि नाबार्ड कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म दे रखी है, की स्थापना किस वर्ष किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? लोक सेवा समिति, नरसिंहम समिति, शिवारमन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये समितियों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समितियों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा जितनी भी समितियां दे रखी हूँ आपके सिलेबस में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, जो शिवारमन समिति थी, नाबार्ड जो बना था उसकी सिफारिश पे बना था। कब बना था? 1982 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, NASDAQ नाम है इसका,
स्टॉक एक्सचेंज का, मिसाइल का, युद्धपोत का, सैन्य संगठन का। तो ये किसका नाम है? तो बहुत ही सिंपल सा है, ये स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो करेंसी नोट जितने भी हैं 1 रुपए का नोट नहीं किया जाता, बाकी सारे ही नोट कौन जो है निर्मित करता है, कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। और 1 रुपए का नोट कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है वो, बाकी सारे ही नोट जो है वो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। 71 क्वेश्चन जो है यहाँ से हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एम यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक्स का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, टैग प्रोडक्ट में भी है, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।